ओके ग्रेट। सो आज हम लोग परसेंटेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल ही रहा है नाम से भी कि यहाँ पे परसेंटेज, जैसे पर किलोग्राम हम लोग कुछ बोलते हैं कि इस शुगर का प्राइस 40 रुपीज पर किलोग्राम है, ठीक है। तो प्राइस आपका 1 kg के रिस्पेक्ट में बता रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, परसेंटेज। सेंट आप अब ज्यादा कंफ्यूजन हो सेंट में क्या होगा, तो आप ऐसे देख लो, सेंट अब से आप सेंचुरी रिलेट कर सकते हो। तो एक सेंचुरी कोई क्रिकेट बैट्समैन मारता है, या एक सेंचुरी ईयर में कितने ईयर्स होते हैं। आप लोग चैट में बताइए, एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं, या एक सेंचुरी ईयर में कितना होता है। काफी लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। 100, दैट्स करेक्ट। तो परसेंट, तो यहाँ पे आप लोग जैसे पर केजी में 1 किलो में बता रहे थे ना रेट, तो इसी तरह से परसेंट में हम लोग पर 100 में आप लोग बता रहे हैं कि कितना यूनिट हमारी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर अगर 1% है, तो ये नंबर बता रहा है कि 100 में आउट ऑफ 100 आवर क्वांटिटी इज 1, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 5% अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो वो 5% नंबर वो डिनोट करेगा, आउट ऑफ 100 आपका जो वैल्यू है वो 5 है। तो 5% इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, अगर ऐसे फ्रैक्शन में बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 20। अगर डेसिमल में बात करें तो ये वैल्यू आपको काफी सिंपल होता है। अगर आपको 2 डेसिमल पॉइंट कम करने हैं तो 2 डिजिट आप काउंट कीजिए, उसके बाद फिर ये डेसिमल पॉइंट पुट कर दीजिए। तो 2 डिजिट काउंट किया, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट का नंबर है, तो उसके बाद फिर एक 0 दे दिया, उसके बाद फिर आपने डेसिमल पुट कर दिया, तो ये नंबर हो गया 0.05। और सिमिलरली कोई एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर वापस आ जाता है। कौन सा नंबर है वो? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर में तो वो नंबर वापस आ जाता है? 0। नहीं, 0 को आप ऐड करते हो तब, राइट, करेक्ट। तो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50 इंटू 1 इज 50। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया था 1% इज 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 100% बात करेंगे तो 100% इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1। तो डेट मीन्स किसी भी नंबर को आप 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो वैल्यू सेम रहेगी, गिवन आपने उसमें परसेंटेज लगाया हुआ है। तो x को आप फॉर एग्जांपल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। टू गिव एन एग्जांपल, यहाँ पे नंबर है 0.5, तो इसको हमने 0.5 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर हो जाएगा कितना, 50%। तो एक नंबर और है 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप कन्वर्ट करो कि 1 डिवाइडेड बाई 3 आपका परसेंटेज में क्या आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी अगर एब्सोल्यूट क्वांटिटी दिया हुआ है उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप लोग सॉल्व करके चैट में बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। ग्रेट। सो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। तो जैसा आपने बताया कि 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33.33%। और सिमिलर एग्जांपल आपके पास ये दूसरा फॉर्मेट में दिया हुआ है 5% ऑफ 30। तो जैसे आपके पास परसेंटेज लेना है तो परसेंटेज 5% ऑफ 100 इज 5 डिवाइडेड बाई 100। अब 5% ऑफ 30 बोल रहे हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 100 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
ये 0 0 कैंसिल आउट, और ऊपर में 15 बचा, नीचे में 10 बचा, या फिर आप चाहो तो 5 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। सिमिलर एग्जांपल है 70% ऑफ 200, इसका वैल्यू बताइए। तो जिनको इजी लग रहा हो घबराने की बात नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे, तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये काफी इजी है 70%। तो परसेंटेज को आपने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए और आपके पास वैल्यू आ गई 140। ठीक, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकता है, या फिर एक टाइम से या दूसरे टाइम में चेंज हो सकता है। तो उस चेंज को आप स्टैंडर्डाइज करने के लिए परसेंटेज चेंज निकालते हो। फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास 3 मैंगो है और आपने एक मैंगो और लेते हैं, या तो आपके पास 4 मैंगो हो गए, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी में, ये बताना है हमको। तो इसके लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, परसेंट, इन दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिएगा, दैट इज, इसको मान लीजिए हम लोग बोल देते हैं ये ओल्ड क्वांटिटी हो गई और ये हो गई आपकी न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे में हो जाएगी बेस क्वांटिटी या फिर ओल्ड क्वांटिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस अगर देखें तो 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, उसको हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया है, और नीचे बेस क्वांटिटी आपके पास 3 मैंगो का है, तो ये नंबर आपका आ गया 33.33% चेंज। ठीक है, तो आपके पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सिमिलर एग्जांपल। एक बंदा है राजू, जिसका इनकम 1200 से इंक्रीज होके 1500 तक हो जा रहा है, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो आप लोगों में से काफी फास्ट है, तो अभी हमारे पास आंसर भी आने चालू हो गए हैं, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। ग्रेट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास बेस क्वांटिटी 1200 है और वो क्वांटिटी बढ़ के 1500 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास इंक्रीज करने के बाद ये नंबर 1500 हो गया, तो आपके पास 300 का डिफरेंस है, 300 से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो यही आपके 300 जो डिफरेंस है वो उसको आपने लिया है और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी विच इज 1500 को आपने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बहुत लोग के आंसर आ गए हैं, जो करेक्ट है 25%। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट जो न्यू क्वांटिटी है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं ओल्ड क्वांटिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास न्यू क्वांटिटी जो है, काफी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए बीच बीच में मुझे पॉज लेना पड़ रहा है। तो न्यू क्वांटिटी जो है वो है आपकी 1500 और ओल्ड क्वांटिटी जो है वो है 1200। तो अगर हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो ये देखिए 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद फिर इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.25। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते थे, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 1 थी, वो 1 क्वांटिटी अब 1.25 हो गई, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 0.25 का इंक्रीज हुआ है 1 में। तो 1 में आपका इंक्रीज हुआ है 0.25 का, तो डेट मीन्स अगर आप चाहो तो 0.25 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो 100% से मल्टीप्लाई करके, या फिर दूसरे तरीके से देख सकते हो 100 में जो ये इंक्रीज हुआ होगा वो होगा 25% का। इसमें क्या हुआ, आपने इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सेकेंड वाला आप लोगों को?
यस नो बताइए, उसके हिसाब से फिर हम इसको रिपीट करेंगे। ओके, अदर्स जिनको नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हम लोग स्लो होंगे या और तेज चलेंगे। ग्रेट, तो काफी लोगों को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा बायसनेस भी हो जाता है, जिनको ज्यादा समझ में आता है तो ज्यादा पार्टिसिपेटिव होते हैं, तो वहीं जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता चल गया कि आप जितना पार्टिसिपेटिव करोगे उतना ज्यादा आपको और समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, तो आप लोग जितना पार्टिसिपेशन हो सके उतना करने का कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई थिंक बेसिक्स यहाँ तक हमने कवर कर लिया, तो आई वांट कि आप 2 मिनट का टाइम लो या 1 मिनट का टाइम, जितने में भी बन जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्यू का इनकम दिया हुआ है ए का इनकम दिया हुआ बी के कंपेरिजन में, बी का इनकम दिया हुआ सी के कंपेरिजन में, और सी का इनकम दिया हुआ है, तो ए का इनकम निकालना है आपको। काफी लोग आंसर आ रहे हैं, 1-0 आगे पीछे लग रहा है आंसर्स में। चलिए बराबर हो गया। ग्रेट। सो यहाँ पे देखिए आपके पास ए का इनकम दिया हुआ 70% ऑफ बी है, एंड बी का इनकम दिया हुआ 50% ऑफ सी है, और सी का इनकम दिया हुआ है। तो आप इसको चाहो तो एक तरीका ये हो सकता है कि बी का इनकम आप निकालो डायरेक्ट, तो जो दिया हुआ है 50% ऑफ सी है, तो 50% को आप 50 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो, और सी का इनकम भी दिया हुआ है आपका 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख को आप 100K लिख सकते हो, मतलब 1K में आपके पास 3 जीरो होते हैं, और 1 लाख में आपके जीरो होते हैं 10⁵। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लाख इज इक्वल टू 100K, मतलब 100,000। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो आ गया और 3 जीरो इसके पास है, तो टोटल 5 जीरो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी को हमने लिख दिया 50% ऑफ 100K, जो कि सी का वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास बी का वैल्यू आ गया 50K। फिर अब इसके बाद फिर हमारे पास बी का वैल्यू आ चुका है, तो ए का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, विच इज 70% ऑफ बी। तो 70% मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50K। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई, जो आप लोगों ने आंसर बताया 35,000 या 35K। इसको दूसरे तरीके से देखें हम लोग, तो ए का इनकम आपको निकालना है और सी का दिया हुआ है, तो सी के इनकम से पहले आप बी का इनकम निकाल सकते हो। तो पहले हमने सी का इनकम लिख लिया 100K, उसमें फिर हमने बी का इनकम निकाल लिया 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आई थिंक किसी पार्टिसिपेंट का गलती से ऑन रख गया है माइक्रोफोन, तो मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो यहां से देखिए 50% ऑफ 100K ले लिया, तो ये वैल्यू वी का हो गया। अब इसमें आप 70% ले लेते हैं, तो आपके पास ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए जो हमने 2 स्टेप में बनाया था ना, अब उसको आपने एक स्टेप में बना लिया, तो ये स्टेप काफी मतलब टाइम सेविंग हो गया इस हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों को कौन सा अप्रोच बेटर लग रहा है? यहाँ पे भी देखेंगे, अगर मान लीजिए कैलकुलेट करके 2 जीरो कैंसिल आउट, ये दोनों जीरो भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 35K। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर तोड़ा जाए, तो ये वैल्यू आपका सी डिनोट करता है, उसका 50% हमने ले लिया तो बी हो गया, एंड बी का 70% आपने ले लिया तो ए आ गया। तो इन दोनों अप्रोच में आपको कौन सा इजी लग रहा है, या फिर टाइम सेविंग? सेकेंड मेथड, वाह सही है।
और किसी ने सेकेंड मेथड ऑलरेडी यूज करके बनाया था या फिर सबने फर्स्ट वाले से ही यूज किया था? सबने फर्स्ट मेथड ही यूज किया था। ओके, संदीप ने सेकेंड किया था। ग्रेट ग्रेट। तो यही है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, सिर्फ यही दो मेथड नहीं, और भी अलग अलग तरीके से लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो लेकिन यही है कि मैथ में आंसर आपका सही आएगा अगर आप फंडामेंटली कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तो क्रिकेट के फैन खुश हो जाइए, अब क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया। तो जो क्रिकेट के फैन नहीं है उनके लिए बता दो, क्रिकेट में बाउंड्री आप चौके या छक्के से बनाते हैं। चौका मारते हैं दैट मीन्स फोर्स मारते हैं तो 4 रन मिलते हैं। छक्का मारते हैं मतलब 6 मारते हो तो 6 रन मिलते हैं। तो एक बैट्समैन है जिसने 4 छक्के और 3 चौके मारे हैं और 50 रन टोटल बनाया हुआ है। तो इसमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज स्कोर वेर हिट बाय बाउंड्रीज, मतलब टोटल स्कोर में कितना परसेंट रन उसने बाउंड्री से बनाया हुआ है। तो ये भी अप्रोच कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लग रहा है कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन है। डायरेक्ट आंसर आ गया। ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए कि आपने जैसे डिस्कस किया, बाउंड्री छक्के से बनेगी और चौके से बनेगी। छक्का से बनेगा तो 6 रन बनेगा, तो जितना भी छक्का लगा होगा उतने 6 रन बने होंगे। अगर 4 छक्का लगा तो 4 इंटू 6 रन बने होंगे। सिमिलरली आपके पास चौके भी हैं और जितने चौके लगे होंगे उतने 4 रन बने होंगे। तो जो इतने भी चौके लगे उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 चौके लगे तो 3 इंटू 4 हो गया, 4 छक्के लगे हैं तो 4 गुना 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल रन हो गए जो बाउंड्री से बने हैं, जो कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। तो 50 रन के इनिंग में 36 आपके बाउंड्री से लगे हैं। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100% कर देंगे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो ये 2 बार में 100 को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो ये नंबर हो गया 72%। अगर इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देखें तो 36 आपका आउट ऑफ 50 हो रहा है, तो 50 को 2 बार में मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली क्वांटिटी आपकी 100 हो जा रही है, तो ऊपर वाले क्वांटिटी को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 से, तो आपके पास 72% आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर रहता है ऐसा 18 डिवाइडेड बाई 20, तो आप देख रहे हो कि नीचे वाली जो क्वांटिटी है जो कि डिनोमिनेटर है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 100 के बराबर हो जा रहा है, तो उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं ये 100% वो सब किए बिना ही मतलब ये मेंटल कैलकुलेशन करके ही बता सकते हो कि ये वैल्यू आपकी 90% आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 20 दिया हुआ है। तो ये सब कुछ समझ में आया? डिवाइडेड बाई 100 इसलिए कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि परसेंटेज को आपको हटाना है और परसेंटेज को मंगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज तो आपको क्लियर ही होगा। और दूसरी बार परसेंटेज में बताना है तो नीचे में आपके पास 100 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 करना है तो 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे में 100 हो रहा है, तो सेम नंबर से ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तो वही नंबर अगर मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर को देख लिया कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो रहा है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज टर्म में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल। ओके, तो पूनम हम ये बोल रहे थे कि परसेंटेज में हम लोग जैसे डिस्कस किया था पर 100 बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला नंबर अगर आपका
100 का फैक्टर है ना, मतलब उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जा रहा है ना, तो उसी नंबर से आप ऊपर वाले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए 80/20 दिया रहता, तो आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 आ रहा है, तो उसी को 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, तो आपके पास 90% आ गया। ठीक है, समझ में आया पूनम? ग्रेट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 20% से इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जिनको नहीं, जिनको आता है प्लीज चैट में बताइए। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ऐसा नहीं रहेगा कि केवल परसेंटेज का है तो परसेंटेज से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो काफी सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जीरो परसेंटेज इनकरेक्ट। इतना सिंपल आंसर रहता मन जी, तो फिर हम लोग पूछते क्यों? कुछ ना कुछ तो कैच होना चाहिए इसमें। सोचिए सोचिए, जिनका जल्दी आंसर आ जाता है वो लोग, आप लोग भी सोचा कीजिए कि हाँ और कोई मेथड हो सकता है क्या जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ और आंसर भी हो सकता है क्या, ये भी सोचा कीजिए। तो दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, और दूसरे तरीके से भी आप सोच सकेंगे जो टाइम सेविंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्रेट, सो हमारे पास कुछ डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि कैसे आ रहे हैं ये 4%। तो हमने जैसा डिस्कस किया मल्टीपल अप्रोचेज हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों ने अलग अलग अप्रोचेज अपनाए हैं। तो पहला अप्रोच जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसी अप्रोच को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो लेंथ जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो लेंथ में अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो ओरिजिनल लेंथ तो है ही, उसमें 20% ऑफ द लेंथ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था 20% इज इक्वल टू 0.2, तो एल प्लस 0.2 एल हो गया, तो एल प्लस 0.2 एल इज इक्वल टू 1.2 एल। तो मतलब इसका ये हुआ कि 20% इंक्रीज कर रहे हो आप लेंथ को, तो ये 1.2 एल हो जा रहा है। सिमिलरली अगर आप ब्रेथ की बात करो तो ये 20% डिक्रीज हो रहा है, तो ये बी माइनस 0.2 हो जाएगा।
तो ये ब्रेथ आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8 भी। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेंथ 1.2 एल कैसे हुआ, ब्रेथ 0.8 भी कैसे हुआ? हाँ ना बताइए, उसके हिसाब से हम लोग इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है तो। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो स्पेशली वो ज्यादा एक्टिव रहे, तभी हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमने डिस्कस किया। अब एरिया जो है वो चेंज हो गया, तो एरिया चेंज हो गया तो न्यू लेंथ आप लोगे 20% इंक्रीज के बाद लेंथ हो गया 1.2 एल, और 20% डिक्रीज के बाद ब्रेथ हो गया 0.8 वी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आता है, चैट में बताइए जिनका सॉल्व हो गया स्पेशली वो। और इस न्यू एरिया को आप ए न्यू लिख सकते हो या फिर ए एन लिख सकते हो या A2, आप अपने हिसाब से कन्वेंशन बना सकते हो। तो टाइम सेव करना है तो आप जितना कम अल्फाबेट्स यूज करना चाहो उतना कम यूज करो। ठीक है, तो 1.2 इंटू 0.8 का वैल्यू बताइए क्या होगा? आई थिंक आप लोगों ने दूसरे मेथड से किया इसलिए हमारे पास नंबर लेट आ रहा है। ओके, एक आंसर आया। ओके, 0.96 इज करेक्ट। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। तो 12 और 8 को मल्टीप्लाई किया आपने तो 96 आया। और इसमें क्या होता है, जब डेसिमल पॉइंट को आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तब टोटल डेसिमल पॉइंट को काउंट कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेसिमल के बाद एक है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे भी जब आप मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो उतने डिजिट के बाद ही आप डेसिमल पुट करोगे। ठीक है, तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पुट कर दिया तो 0.96 LB। ठीक है, और एल बी आपका ए है जैसा हमने डिस्कस किया था, तो इसका वैल्यू हो गया 0.96 ए। तो ओरिजिनल एरिया था वो ए था, अब ये हो गया 0.96 ए। तो आप बता सकते हो ना कि कितना डिक्रीज हुआ। अगर यूनिटरी मेथड से हम लोग देखें, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक एक नियम हिंदी में जो बोलते हैं, तो ए में 0.96 हो रहा है, तो 1 जो अगर वैल्यू रहता तो ये वैल्यू आपका 0.96 हो जाता, क्योंकि ए आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर 100 अगर ये वैल्यू रहता तो ये 96 हो जाता। अब कोई वैल्यू 100 है, वो 96 हो जा रहा है, तो कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है? 4% का। दूसरे तरीके से जो फॉर्मूला हमको पुट करना है, ऊपर में आपने डिफरेंस रखा, नीचे में बेस क्वांटिटी, और उसको फिर 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वैल्यू आ गया 4% का डिक्रीज। ठीक है, ये वाला मेथड सबको समझ में आया? ओके, अब दूसरे मेथड से हम लोग अप्रोच करते हैं। तो एरिया L इंटू बी है ही, तो हमने क्या कर लिया कि एरिया को मान लिया कि एरिया में हमारे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं और दोनों का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो उस केस में एरिया का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब इस 10 में देखिए, अगर ये लेंथ है तो इसमें 12 हो गया होगा, क्योंकि आपके पास 20% इंक्रीज हो रहा है तो, या फिर इसको 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, और ये 20% डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो न्यू वाला जो एरिया है इस केस में आपका हो जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96। तो सिमिलर चीज, आपका 100 एरिया था वो अब 96 हो गया, तो जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वो वापस आ जाएगा 4% डिक्रीज। तो इन दोनों फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच में आपको कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी लगा?
ग्रेट, सबको सेकेंड अप्रोच इजी लग रहा है। तो एक थर्ड अप्रोच भी इसमें कर सकते हैं हम लोग। थर्ड अप्रोच ये होता है कि आपके पास सक्सेसिव अगर परसेंटेज चेंज हो रहा है ना और सारे मल्टीपल में है ना, तो 2% चेंज को हम लोग उनका जो इफेक्ट होगा ना, तो वो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज 1 प्लस परसेंटेज चेंज 2, ठीक है, प्लस परसेंटेज चेंज 1 इंटू परसेंटेज चेंज 2, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल चेंज आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन दोनों का मिला के कितना हो रहा होगा, ये आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक के चलते परसेंटेज चेंज आपके पास 20% हो रहा है, दूसरे के लिए चलते आपका परसेंटेज चेंज 20% हो रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। फिर हम लोग इस वाले टर्म में आते हैं, तो एक 20% है और दूसरा भी -20% है, ठीक है। और यहाँ पे 2% है, एक परसेंटेज को आपको हटाना, अगर परसेंटेज में आपको वैल्यू चाहिए तो उस परसेंटेज को हटा के आप क्या करोगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो किससे डिवाइड करते हैं, बताइए। परसेंटेज को हटाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100, ग्रेट। तो ये परसेंटेज को अगर आपको मतलब परसेंटेज में अगर वैल्यू चाहिए तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 20%। और 1% मान लीजिए हमने सेकेंड वाला अगर हटाया है तो -20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल्ड आउट, तो आपके पास वैल्यू आ गई -4%, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड अप्रोच। तो अब सेकेंड अप्रोच एंड थर्ड अप्रोच में कौन सा इजी है, ये सबको थर्ड अप्रोच समझ में आया, ग्रेट। किसी को सेकंड लग रहा है, किसी को थर्ड लग रहा है, ग्रेट। तो थर्ड अप्रोच थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वही कि इसमें याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और सेकंड वाला अप्रोच आपने सिंपल वैल्यू रख दिया, सिंपल वैल्यू रखने में आप ऐसे वैल्यू चूज करोगे जिससे कैलकुलेशन हमारा कम से कम हो, इसलिए हम लोग एल बी को 10 इसलिए चूज किया कि एरिया हमारा 100 आ जाएगा, तो 100 के कंपेरिजन में हम लोग इजिली बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो जो वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एल और बी को आप 35 ले लेते तो फिर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो इसलिए हमको सिंपल वैल्यू लिया, तो आपके पास ज्यादा इजिली आपने आंसर बता दिया। सेकेंड थर्ड वाला अप्रोच जो है थोड़ा फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये भी हैंडी होगा, तो ये भी थोड़ा टाइम सेविंग है। लेकिन मुझे भी अगर मान लीजिए मुझे तीनों मेथड आता है तो मेरा अप्रोच रहेगा कि सेकेंड अप्रोच से ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो a person saves 10% of his salary if his expense increases by 20% and saving increases by 40%, what would be the percentage change in his salary? तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। जस्ट फॉर सम हिंट, तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, सैलरी है, एक्सपेंस है और सेविंग है। तो इन जनरल आप लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके पास टर्म है ना उनके फर्स्ट लेटर आप ले लेते हो जिससे कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए एस और एस वापस आ रहे हैं, तो सैलरी को आप या तो 2-3 लेटर ले लो, एस ए एल लेना पड़ेगा और यहाँ पे एस ए वी लेना पड़ेगा, या फिर सैलरी को आप इनकम बोल दो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा इनकम, ये सैलरी को हम लोग इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस, या फिर ऐसे लिख दो या फिर सेविंग लिख दो प्लस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए प्लीज सॉल्व कीजिए एंड फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको।
ग्रेट, एक आंसर आ चुका है हमारे पास। ग्रेट, अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए आपके पास जो सैलरी है उसी में आपकी सेविंग होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा। तो इन तीनों में से दो क्वांटिटी रहे आपके पास, तो तीसरा क्वांटिटी आप इजिली निकाल सकते हो। तो पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी, और सैलरी आपको दिया नहीं है तो आप सैलरी को कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो 100 भी ले सकते हो, एक्स लेना है तो एक्स भी ले सकते हो। तो दोनों मानते हुए हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने मान लिया कि हमारा जो सैलरी है ना वो एक्स है, एक्स हमारा सैलरी है, तो उसमें हम लोग सेविंग 10% कर रहे हैं, तो 10% ऑफ एक्स विल बी 0.1x, और फिर बाकी जो बचा हो गया वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्स में से आपने 0.1 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई एक्सपेंडिचर की, वो है 0.9x। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग है और ये आपका इनकम है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है और सेविंग है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया 40% से कोई इंक्रीज होगा तो 1 + 40% हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40% इज इक्वल टू 0.4, तो 1 + 0.4 इज इक्वल टू 1.4। तो ये हम इसको 1.4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वैल्यू जो भी आ रही है। सेकेंड चीज, जो भी आपके पास 0.9x में आ रही है, तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच आप लोग अपनाओगे। 20% इंक्रीज हो रहा है तो 1 + 20% दैट इज 1 + 0.2 इज इक्वल टू 1.2। तो 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये समझ में आया सबको 1.2 एंड 1.4 कैसे आया? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, फिर से हम रिपीट कर देंगे पुराने कॉन्सेप्ट को। रिपीट, ओके। तो 40% इंक्रीज का हमने जैसे डिस्कस किया था कि कोई नंबर 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 40% इंक्रीज मतलब 0.4 इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो सेविंग है वो है एस है, मान लीजिए सेविंग, तो सेविंग में आपको इंक्रीज हो रहा होगा 0.4 सेविंग एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब होगा एस + 0.4s आप एक्स्ट्रा करोगे। 0.4s मतलब 40% ऑफ सैलरी, सॉरी सेविंग, इज इक्वल टू 1.4s, मतलब 40% इंक्रीज हो रहा है सेविंग में, तो ये नंबर 1.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब समझ में आया? या फिर इसको दूसरे स्टेप पे देखिए, हम लोग s कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 0.4 हो जा रहा है ये नंबर, तो 1 + 0.4 इज इक्वल टू अगेन 1.4। ग्रेट। सो ये नंबर आपने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0.9x का नंबर 1.2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर देखिए आपने 1.4x से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हो जाएगा 0.14x, एंड ये नंबर हो जाएगा आपका 1.08x। तो इन दोनों का समेशन हो गया आपका 1.22x। तो कोई नंबर x है वो बढ़ के हो गया 1.22x, तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीज बताना है अमन, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? ग्रेट, 22। तो यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू जो थी वो हो गई आपकी, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दूसरे तरीके जो यूनिटरी मेथड से पिछली बार बताया तो वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक्स वैल्यू है वो 1.22x हो गया, तो डेट मीन्स आपके पास जो 1 यूनिट होता अगर तो 1.22 हो जाता,
100 यूनिट होता तो 122 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दिख रहा है 22%। अगर नहीं दिख रहा है तो परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला हमने लिया था, डिफरेंस आपने ऊपर में लिया, नीचे में बेस क्वांटिटी ली और इनटू 100 कर दिया। ठीक है, 100%, तो यहाँ से भी आपको 22% आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी स्टेप पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा दोगे तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगा। जो नहीं कि थर्ड स्टेप का वेट करके ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे इस वाली स्टेप पे आप लगाते तो आपके पास डिफरेंस आ जाता 0.22x और बेस क्वांटिटी आपकी x है और इनटू 100%। ठीक है, तो ये x x कैंसिल आउट और यहाँ पे दो डेसिमल है, सॉरी 2 पॉइंट के बाद, सॉरी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते और आपके पास वैल्यू आ जाती है 22%। तो दोनों तरीके से आपके पास सेम आंसर आ रहा है। इसको दूसरे तरीके से देखें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एज्यूम कर ली x के बदले यहाँ पे 100 एज्यूम कर लिया रहता, तो उस केस में आपके पास सेविंग हो जाती है 10 और एक्सपेंडिचर हो जाती 90। तो सेविंग आपकी अगेन 1.4 टाइम हो रहा है और एक्सपेंडिचर अगेन आपका 1.2 टाइम हो रहा है, जैसा हमने पिछले वाले तरीके में किया था। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 14 + 108 इज इक्वल टू 122। तो 100 रुपए था वो 122 हो गया, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ वो आप जैसे अभी पहले किए थे वैसे ही बता सकते हो कि 22%। तो इसमें फर्स्ट मेथड ज्यादा बेटर लग रहा है या सेकेंड मेथड? ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन। तो इसमें देखिए क्या था क्वेश्चन में कि आपके पास 10% सेविंग कर रहा था अपनी सैलरी का, तो सैलरी को आपने x मान लिया, तो आपके पास सेविंग 10% ऑफ x 0.1x हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर आपका हो गया x माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.9x। ये क्लियर है सबको? पूनम ये क्लियर है आपको 0.9x कैसे आया? तो आपके पास ये इक्वेशन है, तो आपके पास दो वैल्यू दिया है तो तीसरा वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। तो 0.9x आ गया। अब उसका 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 40% इंक्रीज के लिए हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था 40% इज इक्वल टू 0.4। तो डेट मीन्स अगर एस में आपका 40% इंक्रीज हो रहा है तो एस में 0.4 एस आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.4x। ठीक है, या फिर इस वाले सेकेंड वाले स्टेप में भी आपने एस कॉमन करके देखा कि 1 प्लस जो भी आपके पास परसेंटेज में वैल्यू आ रहा था उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने ले लिया, तो यहाँ से भी वापस 1.4s आ रहा है। तो दोनों तरीके से कहीं से भी आप देखोगे तो 1.4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है अगर 40% इंक्रीज हो रहा है तो इस वाले क्वांटिटी को आपने 40% से इंक्रीज कर दिया तो 1.4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो दो डेसिमल पॉइंट के बाद, सॉरी एक एक डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, तो दो डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना पड़ेगा। अगर स्टार्ट कर रहे हैं इधर से राइट हैंड साइड से, तो आपने 14 के बाद डेसिमल दे दिया। ठीक है, सिमिलर चीज यहाँ पे 20% इंक्रीज है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे स्टेप लिया उसी स्टेप में 20% इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 को आपने 1 में ऐड कर दिया तो 1.2 मल्टीप्लायर आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 1.08। पूनम ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई 1.22x। तो x जो था वो अब 1.22x हो गया, तो आपको निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो 1.22x में से x को माइनस किया तो सिर्फ 0.22x बचा, डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी x इंटू 100%, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 22%। और सेकेंड वाले स्टेज में हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि वेरिएबल ना लेके हमने x को एज्यूम कर लिया कि x का वैल्यू 100 है। पूनम क्लियर हुआ दोनों मेथड?
ग्रेट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स कंजम्पशन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। तो एक्सपेंडिचर आपका होगा, तो एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल 5 किलो चीनी आप खरीद रहे हो, 40 रुपए किलो है चीनी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा चैट में बताइए। मैंने हाइपोथेटिकल केस दिया कि 5 केजी चीनी आप खा रहे हो, ठीक है, महीने में मान लीजिए आपके फैमिली का कंजप्शन 5 केजी है और 40 रुपए केजी चीनी है, ठीक है, तो आपका क्या एक्सपेंडिचर होगा महीने में चीनी में 200। ग्रेट। तो आपने क्या किया, जो पर रेट है उसको आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 209 आई थिंक मिस्टेक होगा, हाँ जी करेक्ट। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो आपने क्वांटिटी इनटू जो भी पर यूनिट प्राइस है, तो आपने प्राइस पी दिखती है यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल है। तो आपका प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या क्वांटिटी में चेंज होना चाहिए कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप वेरिएबल मान के कर सकते हो और दूसरा वैल्यू मान के कर सकते हो। तो आप लोग अप्रोच कीजिए, जिस मेथड से आपका फास्टेस्ट लगता है उस मेथड से बनाइए। ओके, हमारे पास पहला आंसर आया। और कोई किसी का आंसर आ रहा है या फिर एक्सप्लेनेशन चालू करें। ग्रेट, सो लेट्स प्रोसीड। तो आपके पास देखिए एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है दोनों केस में। तो आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 20% से इंक्रीज होता है कोई क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 20% इंक्रीज के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा उस क्वांटिटी को, चैट में बताइए। कोई क्वांटिटी 20% से इंक्रीज हो रही है तो ये करेक्ट, 1.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो प्री आपका जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू पी जो होगा वो 1.2 टाइम्स होगा ओरिजिनल पी का, और न्यू क्यू आपको पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्यू डैश रख लेते हैं। तो क्यू डैश इज इक्वल टू 1.2 पी,
और ये वैल्यू आपका ओरिजिनल क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर के इक्वल ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जो आपका ओरिजिनल था, और उस ओरिजिनल एक्सपेंडिचर का वैल्यू था Q इंटू पी। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये P और ये P कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये E इंटू पी मत समझिएगा, ये एक्सपेंडिचर के लिए हमने लिखा हुआ, ठीक है। तो ये P कैंसिल हो गया, तो Q डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 1.2। अगर हम लोग इसको डेसिमल में लेके जाएं तो ये हो जाएगा Q इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये दोनों में कॉमन है, तो 5 डिवाइडेड बाई 6। तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी Q थी वो अब हो गई 5/6Q, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितने का आया, अगर मान लीजिए हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज वाला जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये यही था फॉर्मूला कि आपके पास जो डिफरेंस है वो ऊपर में रहेगा, नीचे में आपकी बेस क्वांटिटी रहेगी, और इंटू 100% कर देंगे। तो आपके पास डिफरेंस देखिए, आपके पास Q से 5/6 आ गया, तो डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस का वैल्यू बताइए। Q से कोई नंबर अगर डिक्रीज करके 5/6 हो गया, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो Q 5/6Q, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटी का एलसीएम हम लेते हैं जनरली, तो ये नंबर हो गया 6, और यहाँ पे 6Q माइनस 5Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। आप लोग करेक्ट बता रहे हो। अब Q डिवाइडेड बाई 6 आपके पास ऊपर में डिफरेंस हो गया, और नीचे में है आपके पास Q, और इंटू करना है 100%, तो ये आपका वैल्यू आ गया 100% डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16.67%। सबको अप्रोच समझ में आया ये? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। तो अभी देखिए ये आपने डिस्कस किया जैसे, तो 16.67% इस अप्रोच से जा रहा है। अब इसको दूसरे अप्रोच से भी अगर हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। वो अप्रोच क्या हो सकता है कि हम सिंपल जैसे हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी हमारे पास एक्सपेंडिचर था, तो वो हमारे पास सेम रह रहा है, और क्वांटिटी है आपके पास एंड प्राइस है। तो आप चाहे तो दोनों को 100-100 एज्यूम कर सकते हो, या फिर 10-10 एज्यूम कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर चाहो तो आप क्वांटिटी को 100 मान लिए, प्राइस को भी 100 मान लिए, ठीक है। तो अगर दोनों को 100 मान लिए तो एक्सपेंडिचर आपका शुरू में हो जाएगा, क्वांटिटी को 100 माना हुआ है एंड प्राइस को भी आपने 100 माना हुआ है, सेम हो जाएगा 10,000। और ये वैल्यू अगर 20% से इंक्रीज कर रही है प्राइस की, तो ये आप 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 120 हो जाएगी। ये न्यू Q आपको नहीं पता है तो Q डैश माना है तो Q डैश मान लो, Q डैश इंटू 120 इक्वल टू 10,000, क्योंकि न्यू वाली भी क्वांटिटी आपकी एक्सपेंडिचर को सेम ही रखेगी, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी। तो यहाँ से भी आप बनाओगे तो Q डैश इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 120, 2 जीरो कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है दोनों में, तो ऊपर में 250 हो गया, नीचे में 3 हो गया। तो 250/3 आपको डेसिमल में आपको अगर बनाना है तो डेसिमल में भी आप बना सकते हो। देखिए 8 टाइम्स में 24 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, और उसके बाद फिर डेसिमल में 3 रिकरिंग हो जाएगा, मतलब 333 रिपीट होते जाएगा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 100, अब वो हो गए 83.33। तो आप परसेंटेज चेंज के लिए आप डिफरेंस सीधे ले लोगे, 100 से अगर चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट जो डिफरेंस है वहीं आपका परसेंटेज चेंज भी होगा, क्योंकि परसेंटेज में आप 100 के कंपेरिजन में ही देखते हो, राइट।
तो 100 माइनस 83 आपने किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 16.67% का डिक्रीज। तो आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी 16.67% से, तभी आपका वैल्यू सेम आएगा। तो इसमें कौन सा अप्रोच सही लगा आपके पास, वैल्यू वाला या फिर इक्वेशन वाला, यानी फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? वैल्यू वाला, करेक्ट। अमन को वैल्यू वाले ही अच्छी लगी। कोई है जिनको इक्वेशन ज्यादा बेटर लगा? कोई नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सबको क्लियर है ये? ग्रेट। कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? सबको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, मैं रिपीट करूंगा। ओके, एक ही साथ सबके आ गए। पूनम क्या विजुअल नहीं है? ओके, समझ में आया? स्क्रीन सबको विजुअल है? पूनम देखिए, आपके साइड से शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा क्योंकि बाकी सब लोग को स्क्रीन विजिबल है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद फिर आज का ब्रेक लेंगे। कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु पास्ड इन ए टेस्ट आर 50% मोर देन दोज हु फेल्ड। तो कितने परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल किए हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? बस एक भी आंसर अभी तक दिखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मेरा इसमें स्क्रीन विजिबल, कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं प्लीज? इस विजिबल सर। थैंक यू, क्योंकि चैट मुझे दिख नहीं रही है अभी। तो इसमें अप्रोच करते हैं, तो कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं उनका बना है तो कितना परसेंट वैल्यू आ रहा है? ओके, आई थिंक आपने चैट में कुछ पुट नहीं किया इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा। नो, चैट इज विजिबल। क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, आई थिंक आप लोग स्टक हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ए टेस्ट आर 50% मोर देन दोज हु फेल्ड। ठीक है,
एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल पूछा हुआ है। तो इसमें आप मान लो कि जो टोटल स्टूडेंट होंगे उसी में से भी आपके पास भी कर रहे होंगे और उसी में फेल भी कर रहे होंगे। करेक्ट, ये बोलते हैं हम लोग बाइनरी चॉइस है, या तो पास कर रहा होगा या तो फेल कर रहा होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो पास वाले को और फेल वाले को किसी एक को आप वेरिएबल मान सकते हो या नंबर मान सकते हो। तो किसको नंबर मानेंगे तो हमारा वैल्यू इजिली निकल जाए, उसके हिसाब से हम लोग एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जो पास किए हैं ना 50% मोर देन दोज हु फेल्ड, तो मतलब इसको क्वांटिटी को हम लोग मान लेते हैं, तो पास का वैल्यू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अगर पास का वैल्यू हम लोग मान लेंगे तो इसका रिवर्स जाना पड़ेगा जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग फेल का वैल्यू मान लेते हैं कि x लोग फेल किए हैं और 50% ज्यादा पास किए हैं। तो 50% के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया था, x में आपको 50% और जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस 50% ऑफ x आपने जोड़ दिया, 50% ऑफ x, तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू 0.5x इज इक्वल टू 1.5x। तो ये जो पास कर रहे होंगे ना उनका वैल्यू हो जाएगा 1.5x लोग पास कर रहे हैं, x फेल कर रहे हैं और 1.5x पास कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कितना हो जाएगा। x लोग पास कर रहे हैं, 1.5x लोग फेल कर रहे हैं। That 2.5x सबको समझ में आया। जो टोटल स्टूडेंट है दो ही कैटेगरी में, फेल और पास में, तो इन दोनों को नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि 2.5x है। इसमें निकालना है कि कितने परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल, तो इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए होंगे डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100%। तो अब लोग सॉल्व कीजिए, क्या नंबर आ रहा है। ओके, हमारे पास कुछ आंसर्स आ चुके हैं। अदर्स बन रहा है या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? मैंने जो एक्सप्लेन किया कि सबको समझ में आया अभी तक इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फील फ्री, आप लोग को ग्रुप बना गया है तो आपको जहाँ पे लगता है कि फास्ट जाना चाहिए, स्लो जाना चाहिए, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग मिस कर रहे हैं, तो वो चीज आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, तभी हम लोग जाके मतलब आपको फुलफिल कर पाएंगे उस रिक्वायरमेंट को। जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं या फिर आपको क्या चाहिए, तो वो चीज हम लोग तो फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेट कीजिए जो भी इशू हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग वर्कआउट करते जाएंगे। तो अभी देखिए फेल है एंड टोटल नंबर आपके पास है गिवन, तो आपने नंबर को डायरेक्टली पुट आउट कर दिया। फेल का नंबर आपके पास x है एंड टोटल नंबर आपके पास 2.5x है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100% से। ठीक है, तो x तो कैंसिल आउट एंड 2.5 को आपको 100% से करना। अगर आपको सिंपल करना है तो ये डेसिमल हटा के आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर में, एंड 25 आपको 100 को 4 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा। तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40%। जैसा आप लोगों ने बताया करेक्ट आंसर आ रहा है 40%। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि फेल का नंबर आपने 100 मान लिया, तो फिर ये पास का नंबर जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पास का नंबर आपके पास हो जाएगा 150 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 250।
तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है, तो फेल डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100%। तो फेल का नंबर है 100 डिवाइडेड बाई टोटल 250 इंटू 100%। तो यहाँ पे भी देखें, एक जीरो कैंसिल आउट, एंड 25 100 को 4 टाइम्स में डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 40%। तो दोनों में से किसी मेथड से भी आप बना सकते हो। तो सबको ये समझ में आया। एंड दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा। समझ में आया तो बताइए, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। वही यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जनरली हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, और वैल्यू थोड़ा इजी लें। जैसे मतलब आपके 1 के बाद कितने भी जीरो है तो वो वाले वैल्यू रख सकते हैं, या फिर सिंपल वैल्यू, अगर मान लीजिए परसेंटेज का नहीं, अगर जनरल वैल्यू लेना है तो 0 1 2, जो ज्यादा इजी रहते हैं नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो वैल्यूज हम लोग जनरली पुट करते हैं। लेकिन वैल्यू पुट करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि वैल्यू कोई गिवन ना हो। अगर कोई गिवन वैल्यू है ना, तो फिर आप सेकेंड वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, तब उस केस में सिर्फ वेरिएबल ही एज्यूम करना है। तो वहां पे बस केवल थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आप वैल्यू अगर आप एज्यूम कर रहे हो, जैसे 100 ले रहे हो, या फिर 1 के बाद कुछ जीरो ले रहे हो, 10 या 1, तो वहां पे आपके पास सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़ जाता है कि वेरिएबल को आपको टैली नहीं करना पड़ता है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर द सेशन। कुछ आपके पास जनरल रिव्यूज हो तो शेयर कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और कैसा सेशन लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा, सब समझ में आया सबको? पहले जो आपको परसेंटेज का नॉलेज था एंड अभी सेशन में जो हुआ, तो उससे कुछ मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला? ग्रेट। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कि जहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कि वी विल आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब वीकेंड है तो आप लोग एंजॉय कीजिए, और जिनका मतलब शेड्यूल हो पढ़ाई का तो पढ़ाई भी कीजिए। तो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Yeah, thanks, sir. थैंक यू। थैंक यू। आप लोग नए नए मेथड ऐसे ही सीखते चले जाओ, जिससे आपका टाइम सेविंग हो। Yeah, I could understand the questions sometimes, but not able to find the formulas. That was lagging, I feel. No worries. So it is a consistent effort, and Yeah. the formula and the method you learn, you will be applying it again and again in different questions as well. Okay. So these Okay. things are interrelated, and also quantitative aptitude is all about practice. तो वो आपको practice, you have to continue on it, and you will keep improving yourself. Sure, sure, sir.